ओके, शुरू करते हैं आज कृष्णनाथ स्पीति में बारिश। इसमें हमने नमक का दरोगा पढ़ा। नमक का दरोगा के पश्चात हमने मियां नसीरुद्दीन पढ़ा और जो 2.5 दिन है उसके अपू के, वो आपके पोर्शन में नहीं है, विदाई संभाषण है लेकिन अभी नहीं पढ़ा रहे उसको ना। विदाई संभाषण को बाद में पढ़ेंगे और गलता लोहा भी बाद में पढ़ेंगे। अभी आज पढ़ेंगे हम स्पीति में बारिश। इस प्रकार से नमक का दरोगा और नमक का दरोगा के पश्चात मियां नसीरुद्दीन, मियां नसीरुद्दीन के पश्चात क्या नाम से स्पीति में बारिश। ये 3 पार्ट पढ़ेंगे। अभी 3 पार्ट ही आपके कोर्स में आएगा, ठीक है। और उधर कबीर पढ़ लिया, मेरा पढ़ लिया और पथिक नहीं है, पथिक इस बार आपके इसमें नहीं है ना। फिर वे आंखें हैं और घर की याद है। वे आंखें पढ़ेंगे, घर की याद नहीं है अभी। मेरा, कबीर, मेरा और क्या नाम से वे आंखें, ये 3 पार्ट भी आएंगे आपके, है ना। बाकी जो है ये उसमें एनुअल में आएंगे, ठीक है भाई। तो आज हम पढ़ते हैं कृष्णनाथ। कृष्णनाथ जी जिनका पाठ है क्या नाम से स्पीति में बारिश। स्पीति का नाम सुना होगा आपने, लाहौल स्पीति जो हिमाचल के अंदर है, सबसे बड़ी ऊंची चोटी है। तो वहाँ किस प्रकार का वातावरण रहा था, किस प्रकार की फसलें होती थी वहां पर, किस प्रकार से वहाँ की प्रशासनिक जो व्यवस्था थी वो थी वहां पर। तो ये इसके बारे में वहाँ का एक यात्रा वृत्तांत है। और यात्रा वृत्तांत में क्या नाम से कृष्णनाथ जी जाते हैं और वहाँ की प्रत्येक चीज का घूमते फिरते नहीं है, बल्कि वहाँ के हर चीज का वो विश्लेषण करते हैं और लिखते हैं इसके अंदर। तो बड़ा अच्छा पाठ है, बड़ी अच्छी जानकारी है स्पीति में बारिश, ठीक है। चलते ही चलते अंत नहीं, अंत बिना छुटकारा नहीं, इसलिए तपस है, दुआ है, यानी इच्छा है, जान लेने की, पहचान लेने की। इस तरह की जो शब्दों को, इस तरह की जो शब्द लिखने वाले, इस तरह की भाषा को लिखने वाले, इस तरह की जो अपनी शैली है इनकी लिखने वाले हैं, ये लद्दाख में राग विराग से लिया गया है। तो कृष्णनाथ जी, कृष्णनाथ जी का जो जन्म है वो सन 1934 में वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ। वाराणसी आप जानते हैं, काशी कह सकते हैं, बनारस कह सकते हैं, जहां से हमारे मोदी जी चुनाव लड़े हैं, सांसद है अभी। तो 1934 में हुआ इनका जन्म। उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता है बनारस, काशी। इनकी रचना है, सारी रचनाएं यात्रा वृत्तांत है इनकी। देखा जाए तो अधिकांश जो ये रचनाएं है यात्रा वृत्तांत है या बौद्ध धर्म के ऊपर है। बौद्ध धर्म पर भी उनका विश्वास था, मानते थे। तो प्रमुख रचनाएं हैं लद्दाख में राग विराग, किन्नर धर्मलोक। किन्नर आप जानते हो, किन्नर जो होते हैं क्या नाम से तीसरी दुनिया के लोग होते हैं, जिनकी अपना अलग ही दुनिया होती है, अलग ही क्या नाम से रहन सहन, अलग ही क्या नाम से उनका एक कुटुंब होता है, समाज होता है। किन्नर आप अच्छे से जानते होंगे। धर्मलोक, है ना। स्पीति में बारिश, अर्थात स्पीति जो होती है, स्पीति लाहौल स्पीति एक जगह है, स्थान है, वहां पर किस प्रकार से बारिश होती है। बारिश का वहां तक जाना आजकल तो फिर इतना वो कठिन नहीं है, लेकिन आज से पहले देश आजाद नहीं हुआ उससे पहले वहां पर जाना, वहां को देखना बड़ा मुश्किल था, है ना। तो यह है स्पीति में बारिश। वहां बारिश जो होती है, कितने % बारिश होती है, कितने क्या होती है, इसके बारे में पूरा आपको बताया गया है ना। पृथ्वी परिक्रमा, अर्थात पृथ्वी पर जो परिक्रमा लगाने की जो बातें हैं वो लिखा है। हिमालय यात्रा, हिमाचल की यात्रा है, पूरे हिमाचल की यात्रा की है उन्होंने, लाहौल स्पीति की है, इसके अलावा भी हिमाचल की और जो अच्छे अच्छे जो घाटियां हैं वहां की भी यात्रा की है। अरुणाचल यात्रा, अरुणाचल प्रदेश भी देखा होगा आपने या नाम सुना होगा, है? हमारे पूर्व में है, जैसे सूर्योदय होता है, तो वहां की यात्रा का वर्णन किया है उन्होंने। और बौद्ध निबंधावली, बौद्ध दर्शन के ऊपर, बौद्ध धर्म के ऊपर भी काफी कुछ लिखा है। बौद्ध धर्म के मानने वाले थे, बौद्ध धर्म को समझने वाले थे, तो बौद्ध धर्म की जो अच्छाइयां हैं उनके बारे में लिखा है। बौद्ध निबंधावली, अर्थात निबंधावली के रूप में लिखा है। हिंदी और अंग्रेजी में कई पुस्तकों का संपादन किया है। हिंदी में कई पुस्तकें लिखी है, अंग्रेजी में कई पुस्तकें लिखी है, कई का संपादन किया है ना। और आपको जो सम्मान है, आपको जो प्राइज है वो मिला है, लोहिया सम्मान दिया है केवल उसके अंदर, ये मिला है इनको। इस प्रकार का इनका जीवन रहा है। क्या नाम से बनारस में पैदा हुए, बताई दिया आपको 1934 में। और ये जो रचनाएं इन्होंने लिखी है, याद रखना सब, है ना।
लद्दाख में राग विराग, किन्नर, धर्मलोक, स्पीति में बारिश, पृथ्वी परिक्रमा, हिमालय यात्रा, अरुणाचल प्रदेश यात्रा, बौद्ध निबंधावली, हिंदी और अंग्रेजी के अंदर अनेक सारे पुस्तकों का संपादन और क्या नाम से प्राइज मिला इनको, लोहिया सम्मान। कृष्णनाथ के व्यक्तित्व के कई पहलू, अर्थात मल्टी क्या नाम से बौद्धिकवाद वाले व्यक्ति है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए के बाद उनका झुकाव समाजवादी आंदोलन और बौद्ध दर्शन की ओर हो गया। अर्थात काशी विश्वविद्यालय कहाँ, बनारस के अंदर है, अपने अपने एक प्रकार डीम्ड यूनिवर्सिटी है वो, सरकार के अंदर नहीं आती, डीम्ड है, स्वायत्त शासन जो क्या नाम से विश्वविद्यालय है। वहां से आपने एमए की परीक्षा पास की और उसी के बाद फिर जो आपका जो वहाँ चला था, बड़ा लंबा थोड़ा आंदोलन चला था, समाजवादी आंदोलन, उस समाजवादी आंदोलन से आप जुड़ गए और उसके साथ साथ जो बौद्ध दर्शन है, बौद्ध धर्म है, उस पर भी आपने किताबें लिखी है, उस पर भी आपका क्या नाम से झुकाव हो गया। तो झुकाव हो गया तो बौद्ध धर्म की क्या विशेषताएं हैं, क्या खासियत है, कौन कौन से उसके अंदर दो जो है हीनयान महायान जो पात्र वो है, उनके ऊपर सब कुछ लिखा है, बौद्ध दर्शन का भी लिखा है। बौद्ध दर्शन में उनकी गहरी पैठ है, अर्थात वो अच्छी तरह जानते हैं बौद्ध दर्शन को, क्या नाम से जब जानते हैं, क्या नाम से रहते हैं, जो मानते हैं धर्म को, तो जब मानते हैं तो जानना भी जरूरी है, तो पैठ है। वे अर्थशास्त्र के विद्वान हैं, अर्थशास्त्र होती है इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के ज्ञाता है, इकोनॉमिक्स की क्या नाम से अच्छी जानकारी है उनको। और काशी विद्यापीठ में इसी विषय के प्रोफेसर रहे हैं। काशी जो विद्यापीठ है, काशी जो विश्वविद्यालय है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वहां पर क्या नाम से ये पढ़ाने का काम करते थे। और कौन सा विषय पढ़ाते थे, ये क्या नाम से इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में जो इसको बोलते हैं अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र ये पढ़ाया करते थे। अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं पर उनका अधिकार है। अंग्रेजी जितने हिंदी जानते हैं, जितने अच्छे से हिंदी जानते हैं, उतने ही अच्छे से क्या नाम से अंग्रेजी जानते हैं। तो दोनों भाषाओं पर आप समान रूप से आपका अधिकार रहा है, लिखते हैं। और दोनों की पत्रकारिता से भी उनका जुड़ाव रहा है। आपका जो पत्रकारिता होती है, पत्रकार जो समाचार पत्र होते हैं, वहां पर लिखना करना, तो वहां भी आप लिखा करते हैं, है? और दोनों भाषाओं में लिखते हैं, अंग्रेजी में भी लिखते हैं अपने जो आर्टिकल्स, और हिंदी में अपने आर्टिकल्स लिख करके बेचते हैं। हिंदी की साहित्यिक पत्रिका कल्पना के संपादक मंडल में कई साल रहे। जो कल्पना के नाम से एक वो निकलती है बुक्स, हिंदी की है, जिसमें कई तरह के समाचार के तरह की जो बातें हैं वो आती है। उसके आप जो समाचार संपादक मंडल रहा है, उस मंडल के सदस्य भी आप रहे हैं। और अंग्रेजी का मैन काइंड का कुछ वर्षों संपादन किया। अंग्रेजी में किताब निकलती है, मंथली निकलती थी मैन काइंड, अर्थात मैन काइंड के भी आप क्या नाम से एडिटर रहे हैं, चीफ एडिटर रहे हैं, संपादक रहे हैं। तो इस प्रकार से आपका पत्रकारिता से भी जुड़ाव रहा है। तो घूमने फिरने का था ही, साथ साथ क्या नाम से अर्थशास्त्र की आप ज्ञाता है और पत्रकारिता से भी आप जुड़े रहे हैं। राजनीति, पत्रकारिता और अध्यापन की प्रक्रिया से गुजरते गुजरते वे बौद्ध दर्शन की ओर मुड़े, अर्थात ये चीजें राजनीति में रहे, राजनीति में भाग लिया है, और क्या नाम से पत्रकारिता से जुड़े रहे। उस समय जो क्या नाम से अंग्रेज शासन काल के अंदर जो लिखा करते थे, और अध्यापन पढ़ाने का काम था, पढ़ाने के साथ साथ आप बौद्ध दर्शन की ओर, बौद्ध धर्म में आपका झुकाव हुआ, तो बौद्ध धर्म को अपनाया आपने और उसकी ओर भी मुड़े, उसकी भी काफी किताबें आपने लिखी है। भारतीय और तिब्बती आचार्यों के साथ बैठकर उन्होंने नागार्जुन के दर्शन और वज्रयानी परंपरा का अध्ययन किया। तिब्बत आप जानते हैं, तिब्बत प्रदेश है, अब मोस्टली बौद्ध है, बुद्धिज्म है, वो ना बुद्धिज्म, बुद्धि मतलब बौद्ध धर्म का ही वहां पर फैलाव है, अर्थात वहां पर आप रहे और वहां पर जो बैठ करके जो नागार्जुन है, नागार्जुन के नाम से जो राइट रहे हैं, उनका वज्रयानी जो बौद्ध धर्म का एक क्या नाम से तत्व है, इस पर आपने अध्ययन किया, पढ़ाई की। भारतीय चिंतक जय कृष्णमूर्ति ने, एक हमारे जो बहुत बड़े विद्वान रहे हैं भारत में, नाम सुना होगा आपने, जय कृष्णमूर्ति, जब बौद्ध विद्वानों के साथ चिंतन मनन शुरू किया तो कृष्णनाथ भी उसमें शामिल हुए। अर्थात बौद्ध दर्शन के ऊपर जब देश के अंदर लोगों ने चिंतन मनन, पढ़ना लिखना और ज्ञान करना जब शुरू किया, तो आप भी उनके साथ हो गए और आपने भी क्या नाम से बौद्ध धर्म को क्या नाम से लिखा, काफी कुछ लिखा, काफी कुछ सीखा। ये बौद्ध दर्शन पर कृष्णनाथ जी ने काफी कुछ लिखा, अर्थात बौद्ध दर्शन की जो है
उन पर काफी कुछ इन्होंने लिखा है, बहुत कुछ लिखा है ना। इतना कुछ करने के बावजूद कृष्णनाथ जी की सृजनाकांक्षा पूरी नहीं हुई, अर्थात सृजनता लिखना, लिखने की जो आकांक्षा होती है, जो इच्छा होती है, वो पूरी नहीं हुई। वो लिखते रहे हैं, इतना कुछ किया फिर भी इनकी इच्छा थी बहुत लिखे बहुत लिखे बहुत लिखे हैं, इसलिए यायावर हो गए। फिर यायावर था घूमने वाला, घुमक्कड़ व्यक्ति, जो कभी इधर कभी उधर, कभी कहाँ की यात्रा, कभी कहाँ की यात्रा, इस प्रकार से यात्रा करते रहे। एक यायावरी तो उन्होंने वैचारिक धरातल पर की थी, अर्थात वैचारिक वे जो क्या नाम से चिंतन है, जो मनन है, जो लिखना है, पढ़ना है, लिखाई पढ़ाई के आधार पर जो अपने विचार व्यक्त करना है, ये भी एक प्रकार की व्यायावरी है, घूमना है, फिरना है। और दूसरी सांसारिक अर्थ में जो जाना, कभी हिमाचल चले गए, कभी अरुणाचल चले गए, कभी सिक्किम चले गए, कभी पंजाब चले गए, कभी कहाँ चले गए, इस प्रकार से यायावर हो गए हैं। यायावर मतलब घूमने वाला हो, घूमने वाले हो गए, यात्रा घूमते रहे, है ना। उन्होंने हिमालय की यात्रा शुरू किया था, हिमालय की यात्राएं की, और हिमालय के विभिन्न जो प्रांतों की, विभिन्न प्रदेशों की यात्रा इन्होंने शुरू की, और वहाँ की जो जो राजनीति है, वहाँ की जो क्या नाम से जो भी समस्याएं हैं वहाँ की, वो आपने लिखी है। और उन स्थलों को खोजना खंगालना शुरू किया जो बौद्ध धर्म और भारतीय मिथकों से जुड़े हुए हैं, अर्थात ऐसी चीजें जहाँ जहाँ पर जो क्या नाम से पहाड़ों पर जहाँ जहाँ बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, वहाँ गए, और वहाँ जाकर के बौद्ध धर्म के जो क्या किस तरह का वहाँ चल रहा है, धर्म चल रहा है, किस तरह की क्या नाम बातें आ रही है, वो सारा बौद्ध धर्म के ऊपर आपने लिखा है। तो पहाड़ों पे गए हैं, पहाड़ों भी क्षेत्र है आपका पूरा हिमालय, तिब्बत में आपका क्या नाम बौद्ध धर्म है, इधर आप जाएंगे क्या नाम से कश्मीर से बगल में लद्दाख वगैरह, वहाँ बुद्धिज्म है। फिर अरुणाचल में आ जाएंगे, इधर बुद्धिज्म है, काफी बुद्धिज्म है ना ये। तो उन बुद्धिज्म के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में जाकर के उन्होंने और बहुत कुछ लिखा, बहुत कुछ क्या नाम से तो हमको लिख के दिया है, जो बौद्ध धर्म और भारतीय मिथकों से जुड़े हुए हैं। फिर जब इन्होंने इस यात्रा को शब्द में मानना शुरू किया तो यात्रा वृत्तांत जैसी विधा अनूठी विलक्षणता से भर गई है। जब पहले अध्ययन किया, अध्ययन करके फिर उसको लिखना शुरू किया, और लिखने शुरू किया तो भी किताबों में हमारे सामने आई है। और जो अनूठी विलक्षणता होती है, क्या नाम से बुद्धि होती है, और क्या नाम से उसको आपने हम तक पहुंचाया, है ना। कृष्ण जहाँ की यात्रा करते हैं वहां सिर्फ पर्यटक नहीं होते हैं, अर्थात जहाँ भी जाते हैं ऐसा नहीं कि घूम रहे हैं, देख रहे हैं, देखने के हिसाब से नहीं जाते हैं। वहाँ की जो चीजें हैं, चाहे वहाँ की जो राजनीतिक बातें हो, चाहे सामाजिक बातें हो, चाहे आर्थिक बातें हो, जो भी चीजें हैं वहाँ की, चाहे पुरानी हो, ऐतिहासिक चीजें हो, उनका अध्ययन करते हैं, और अध्ययन करने के पश्चात उनको लिखते हैं किताब के अंदर, लिख करके और हम तक पहुंचाते हैं। बल्कि एक तत्ववेता की तरह वहाँ का अध्ययन करते हैं। तत्ववेता होता है ज्ञानी, तत्ववेता जो उसके तत्वों की क्या नाम से पड़ताल करना, तत्वों के नाम से परखना, तत्वों के नाम से निकालना, मनोविज्ञान ढंग से उसका अध्ययन करना। तो ये हर चीज का वहां पर इस प्रकार से मनोविज्ञान ढंग से अध्ययन करते हैं, चले गए। पर वे शुष्क अध्ययन नहीं करते, बल्कि उस स्थान विशेष से जुड़ी स्मृतियों को उगाड़ते हैं। ऐसा नहीं कि वो देख लिया वो हो गया है, उसकी प्रत्येक चीज को खंगालते हैं, और खंगाल के क्या नाम से हमारे सामने लाते हैं, देते हैं उसको कि कोई चीज आई, कैसे आई, कब से बनी है, कब उसका विकास हुआ है। जो भी चीज है वो चीज को आसानी से वो नहीं करते, बल्कि उसको मनोविज्ञान ढंग से तत्व के हिसाब से उसको निकालते हैं। वे ये स्मृतियां होती है, अच्छा यादें होती है हमारे लिए, है ना, जो इतिहास के प्रवाह में सिर्फ स्थानीय होकर रह गई है, लेकिन जिनका संपूर्ण भारतीय लोकमानस से गहरा रिश्ता जुड़ा हुआ। ठीक है, लोक वहाँ है, लेकिन जब हम पढ़ते हैं और पढ़ने के पश्चात पता लगता है कि यार ऐसा वहां पे ऐसा भी होता है, ऐसा भी था, तो ये सारी जानकारी हमको उस प्रदेश की, उस जगह की हमको मिलती है। पहाड़ के किसी छोटे बड़े शिखर पर दुबकर बैठी हुई स्मृति सी स्मृति मानो कृष्णनाथ की प्रतीक्षा कर रही हो कि वे आए, उसे देखें, और उसके बारे में लिखकर उसे जनमानस के पास ले जाएं। अर्थात जहाँ भी वो चीजें जो सामने नहीं आई, जो लिखा नहीं गया है, जिन पर क्या नाम से भी खोज नहीं हुई है, तो आपको अगर रहे नहीं हो, वो याद करती है इनको, कि वो यहाँ आए और यहाँ आकर के हमारे बारे में जानकारी लिखें, लोगों तक पहुंचाए। ऐसी उनकी जो चीजें हैं, जो स्मृतियां हैं, वो लोगों तक दे, ऐसी इच्छा है उनकी है। कृष्णनाथ के यात्रा वृत्तांत स्थान विशेष से जुड़े होकर भी भाषा, इतिहास, पुराण को संसार समेटे हुए हैं। अर्थात वो ऐतिहासिक चीजें तो है ही, या विशेष स्थान जुड़े हुई है ही, लेकिन उसमें जो भाषा है, उसका जो लिखना है,
उसका जो इतिहास है, कब की चीजें है वहाँ पर पूरा वो देखते हैं, किसने निर्माण किया, कब निर्माण किया, क्या उनकी क्यों क्या किस माध्यम से उनका निर्माण किया, क्या उनकी विशेषता रही है, पुराण कितने पौराणिक है चीजें हैं। तो ये सारी चीजें उनके अंदर हमारे जो हम पढ़ते हैं देखने को मिलता है। जैसे आप इसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको बहुत बहुत जानकारी मिलेगी। पाठक उनके साथ खुद यात्रा करने लगता है। हाँ, ऐसा नहीं है कि वो लिख रहे हैं और हम पढ़ रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कोई हम पढ़ते जाते हैं तो ऐसा लगता है कि हम भी घूम रहे हैं, हम भी उन्हीं स्थानों का दर्शन कर रहे हैं, हम भी उन्हीं स्थानों की खोज कर रहे हैं, यानी हम वहीं खड़े हैं। ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं, वो ऐसा लिखते हैं। ऐसी बिंबात्मक भाषा बोलते हैं, उदाहरणात्मक भाषा बिंबात्मक भाषा होती है, उसका प्रयोग किया उन्होंने। जैसे हम क्या नाम से पढ़ नहीं रहे हैं बल्कि हम वहां पर घूम रहे हैं। वे लोग जो इन यात्रा स्थानों की यात्रा कर चुके होते हैं, वे भी अगर कृष्णनाथ की यात्रा वृत्तांत को पढ़ेंगे तो कुछ ऐसा नया लगेगा। अर्थात कुछ लोग जैसे होते हैं ना, बहुत से घूम देखे आते हैं, घूम फिर के आते हैं, वो लोग भी अगर आकर के और वो लोग भी अगर देखते हैं, वो लोग भी कहें उनके क्या नाम से वो करते हैं, पढ़ते हैं, तो उनको भी ऐसा लगेगा कि वापस उसी जगह स्थान पर घूम रहे हैं, वापस है, अरे चीज तुम देखी नहीं, यहाँ तुम पहुंचे ही नहीं है, ऐसा उनको लगता है। तो ऐसा महसूस उनको होता है। उन्हें महसूस होगा कि वो उनकी पुरानी यात्रा अधूरी थी, अर्थात जब वो गए वहां घूम के आए तो उन्होंने पूरी यात्रा नहीं की, पूरा वहां क्या नाम से घूमे नहीं वो, ये स्थान रह गया, ये स्थान पर हमें जाना चाहिए था, और इस स्थान की जो जानकारी है, इस स्थान की जो ऐतिहासिक जानकारी है, हमने वहां पर नहीं मिली, लेकिन हमको इस पाठ के माध्यम से कृष्णनाथ जी के क्या नाम से जो लिख रहे हैं, इसके माध्यम से हमको मिल रही है, उसे जनमानस के पास ले जाएं, अर्थात वहां पर वो सॉरी हाँ अधूरी थी और कृष्णनाथ की यात्रा प्रदान वो पूरी हुई, अर्थात जो रह गई बातें चाहे घूम के आए हो और अधूरी है तो वो पढ़ेंगे, तो पढ़ने के पश्चात उनको पता लगेगा कि वास्तव में उनसे गलती हुई है, भूल हुई है, और उस भूल को ये पूरी हो गई है। किताब पढ़ने से, पाठ पढ़ने से, यात्रा वृत्तांत पढ़ने से वो उनकी जो कमियां रह गई है, जो भूल हुई है, वो अब इसमें पूरी हुई। स्पीति में बारिश है, स्पीति में बारिश बड़ी वहाँ अलग तरह की होती है, और ये एक प्रकार से यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत नहीं घूमना फिरना वहां के बारे में लिखना, यात्रा वृत्तांत की विधा होती है साहित्य के अंदर। विधा जानते हो ना, जैसे कहानी विधा है, एकांकी विधा है, नाटक विधा है, निबंध विधा है, जो भी चीज लिखी जाती है वो विधा कहलाती है, शैली कहलाती है के अनुसार, तो वो विधा बन जाती है। तो यात्रा वृत्तांत भी एक प्रकार से विधा है। स्पीति हिमाचल के मध्य में स्थित है, अर्थात स्पीति जो लाहौल स्पीति है, जो हिमाचल प्रदेश है, क्या नाम से, वहाँ क्या जो सेंटर है, उस सेंटर के ऊपर सबसे ऊपर ऊंचा पार्क है, वो है ऊंची जगह है, मतलब ऊंचा पहाड़ी है। ये स्थान अपनी भौगोलिक एवं प्राकृतिक विशेषताओं के कारण अन्य पर्वतीय स्थलों से भिन्न है, अर्थात जो अन्य पर्वतीय स्थान है, पर्वतीय जगह है, वहां से अलग हटके है, क्योंकि यहाँ बारिश अलग तरह की होती है, पेड़ पौधे अलग तरह के होते हैं, लोग पहुंच नहीं पाते हैं, क्या नाम से, जगह बड़ी टेढ़ी है, जाना बड़ा मुश्किल होता है। अब तो घर सरकारों ने काफी प्रयास किया हुआ, काफी कुछ वहां पर संसाधन जुटाए होंगे, लेकिन उस जमाने में काफी अलग सी है ना, भिन्न है। लेखक ने इस पाठ में स्पीति की जनसंख्या क्या है, वहां पर कितनी जनसंख्या है, कम है तो क्यों है, कम होना स्वाभाविक है कि पहाड़ है, पहाड़ी पहाड़ है, पहाड़ में कौन जाके बसेगा है, लेकिन अब लोग तो जहाँ चले गए, बस गए, तो जनसंख्या कितनी है, क्या है, ऋतु कैसी होती है वहां पर, बारिश के अलावा जो अन्य ऋतु है उनका क्या आलम है, यह है, फसलें कौन कौन सी होती है, फसलें का तो दो फसलें होती है वहां पर, लेकिन और जो फसलें होती है उनके बारे में बताया है कि कैसे होती है, कैसे करते हैं, कैसे हकाई होती है, कैसे जुताई करते हैं, कैसे पानी का बंदोबस्त करते हैं, कैसे बुआई करते हैं, फिर कैसे उसको निकालते हैं, ये है। और जलवायु कैसी रहती है वहां पर, जो वहाँ का जो वातावरण है वो कैसा है? भूगोल का वर्णन किया, और जो भौगोलिक स्थिति है वहाँ की है, क्योंकि अलग तरह की भौगोलिक स्थिति है, और अलग तरह की भौगोलिक स्थिति का भी इन्होंने वर्णन किया है, जो परस्पर एक दूसरे से संबंधित है, जो आपस में एक दूसरे से संबंधित है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस प्रकार की ये पाठ है। पाठ में दुर्गम क्षेत्र स्पीति में रहने वाले लोगों के कठिनाई भरे जीवन का भी वर्णन किया गया है, अर्थात जो वहाँ लोग रहते हैं, चाहे जनसंख्या कम है, बहुत कम जनसंख्या वहाँ है, तो उस जनसंख्या कम के मुताबिक जो रहते हैं उनका जीवन स्तर कितना कठिन है, कैसे सामान उनको मिलता है, कैसे अपने सामान जो जो रोजमर्रा की सामान की जो आवश्यकता है उनकी व्यवस्था करते हैं, वो तो कहाँ से लाते हैं, कितने दिन में सामान पहुंचता है, आदि बातें हमें पाठ में पढ़ने को मिलेगी।
तो स्पीति में रहने वाले लोगों की घटनाएं भरी जिनका वर्णन किया गया है। कुछ युवा पर्यटकों का पहुंचना स्पीति के पर्यावरण को बदल सकता है, अर्थात वहां पर क्या नाम से युवा वर्ग लोग जाए, घूमे फिरे, वहाँ की जो चीजें हैं, जो वहाँ की वस्तुएं हैं, उनका के बारे में अध्ययन करें, वहां पहुंचाएं, लोगों तक वहाँ की जो क्या नाम से पहुंचाई दी जाए ये चीजें, तो वहाँ के लोगों को काफी आराम मिल सकता है। तो ये कौन कर सकता है? युवा कर सकता है। व्रत तो करेंगे नहीं, बुरा व्रत पहाड़ों पर चढ़ेंगे व्रत तो, लेकिन युवा है जिनके अंदर शक्ति है, ऊर्जावान है, ताकत है, वो पहाड़ों पर चढ़ सकते हैं, जा सकते हैं, तो वो कर सकते हैं। ठंडे रेगिस्तान जैसे स्पीति के लिए उनका आना वहां बूंदों भरा एक सुखद से बन सकता है, अर्थात अगर युवा लोग जाए वहां पर, पहुंचे वहां पर, तो उनके लिए ठंडा रेगिस्तान है, वो रेगिस्तान है, लंबा दूर दूर फैला हुआ है, जगह है, पेड़ है कम है, लेकिन बहुत लंबा चौड़ा जो स्थान है वो फैला हुआ है, वहां तक जाए तो एक प्रकार से बारिश की जो बूंदें होती है रेगिस्तान के अंदर, वैसा काम कर सकते हैं। तो ये पाठ है स्पीति में बारिश। ठीक है बेटा, तो इसको हम कल पढ़ेंगे, कल पूरा कर देंगे इसको ना।